Welcome to TrueCircles.net. We are here in Ujjain, Madhya Pradesh, speaking to Advocate Noor Muhammad Sahib. He has represented nearly 12 Muslim youths who have been arrested by MP police in Ujjain for poster case, and he has also represented Simi members in Dhar conspiracy case in Indore. So, नूर मोहम्मद साहब हमें बताइए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो किस तरह के लोग हैं जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें। इसमें मैं सन 1973 से फौजदारी केस लड़ता हूँ, वकालत करता हूँ। 2007 में उज्जैन के करीब 15 यूथ पे केस चल रहा था 153 का खास तौर से। सोहेल खान उसमें पैरवी कर रहे थे, तो उसमें गवाह आना चालू हो तो उन्होंने मेरी मदद ली थी। उस टाइम पे मैंने उन केसों को कुछ देखा था और उन लड़कों से मेरी मुलाकात हुई। जनरली जो लड़के हैं पढ़े लिखे हैं, मजहबी हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौम के लिए इस्लाम में जो बुराइयाँ हैं, जो समाज में बुराई फैली, जैसे शादी ब्याह के मामले में, मौत मैयत के मामले में, तो लोग उसमें सुधार चाहते थे। मुस्लिमों के बीच में जाके वो कहा करते थे कि ब्याह शादी में फालतू खर्चा मत करो, अपने कोई मौत मैयत हो जाती है इसमें फालतू की नियाज फातिया में पैसा बर्बाद मत करो, बच्चों को एजुकेटेड करो। तो उससे काफ़ी कौम के लोग इनसे जुड़ गए थे। तो आपके क्लाइंट्स को इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं थे? ऐसी कोई इनकी गतिविधि ऐसी नहीं थी जिससे कि किसी किस्म के समाज को नुकसान पहुँचे या कोई सांप्रदायिकता फैले। फिर भी यह है कि कुछ लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम यूथ इनकी कौम के अंदर सुधार के लिए उतरे, इसलिए इनको टारगेट बनाया गया। तो पुलिस ने आपके क्लाइंट्स को टारगेट इसीलिए किया बस कि वो मजहबी थे, मुस्लिम माशरे में काम कर रहे थे? हाँ, खास तौर से इसीलिए किया था कि मुस्लिम माशरे में सुधार कर रहे थे वो, और काफ़ी एक्टिव थे इस मामले में। तो आप जो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ट्रायल होने से पहले ही उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया है मीडिया के तौर से? हाँ, वैसे कानून तो ये है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि किसी आदमी ने अपराध किया है उसको बेगुनाह माना जाता है। लेकिन आज के हालात ये हैं कि वो सब मामले तो हुए नहीं, अभी फैसले हुए नहीं हैं, लेकिन आज के हालात में भी उनको अपराधी मान के चला जाता है। पुलिस ने उनको इतना परेशान कर रखा है कि अदालत में जब भी आते हैं पुलिस का फोर्स आता है, उनकी निगरानी करता है, उन पर दबाव देता है। यही नहीं, तारीख पेशी भी अगर किसी के यहाँ कुछ ऐसी मामला हो जाता है, मौत मैयत हो जाती, नहीं आता है, दरख्वास्त लगती, तो उसके घर पे जाके जांच की जाती है, परेशान किया जाता है तो तारीख पे क्यों नहीं आया। इस वजह से लोग बेचारे काम धंधा भी नहीं कर पाते हैं और कहीं जा भी नहीं पाते हैं। तारीखों का भी ये मामला है कि 4-6 केस हैं, लेकिन उनकी हफ्ते में 2-3 वक्त पेशी लग जाती है। जब आदमी हफ्ते में 2-3 वक्त कोर्ट आएगा तो काम धंधा क्या करेगा, अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा। बहुत तरह से इन लोगों को तोड़ दिया गया, इतना कमज़ोर कर दिया गया हर तरह से, ये लोग किसी तरह से बोलने की भी ताकत नहीं रखते हैं। तो आपको जो ये सेंसिटिव केसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट्स में, तो आपको कुछ मुश्किलात दरपेश आए केसेस को रिप्रेजेंट करने में? नहीं, इसमें प्रेजेंट में आती है तो जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे खिलाफ जाता है कि तुम इन लोगों को क्यों रिप्रेजेंट करते हो, ये लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, गलत हैं, तुम इनकी किसी तरह से मदद नहीं करो। तो हम उन लोगों से भी बात करते हैं, वही पहले साबित तो हो कि ये अपराधी हैं। जहाँ तक हमारी इंक्वायरी में आया, हमने अपनी तौर से जांच करा, ये लोग किसी अपराध में इंगेज नहीं है, लेकिन सिर्फ इनको जो ये अच्छे काम कर रहे थे उसको रोकने के लिए केस बनाया है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, बजरंग दल, बीएसपी वगैरह, ये लोग भी हमारे पे दबाव बनाते हैं, हमारे को इस तरह से देखते हैं जैसे कि हम इनके दुश्मन हैं, और ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे को किसी तरह से हमें भी इंगेज कर लें, हमें ही परेशान कर लें। तो आप जब ये केसेस लड़ रहे थे तो आपको
जब धार में जब हिंदुत्व के वकीलों ने ऐलान किया था कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, आप हिम्मत करके उधर जाके रिप्रेजेंट कर गए थे, तो आप पर हमला हुआ था, इस ताल्लुक से व्यूअर्स को बताइए। हुआ ये था कि 2008 में, ये फाइल उसकी मेरे सामने ही है, 26/3/2008 को ये सफदर वगैरह को इंदौर से गिरफ्तार किया था 13 आदमी ने। उस वक्त जहाँ तक मेरी जानकारी में आया था कि इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर धार है, धार के पास पीतमपुर थाना है। तो इन पे केस ये बनाया कि पीतमपुर थाने के पास एक जगह है, वहाँ जंगल के अंदर, वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाया था और वहाँ पे ये ट्रेनिंग दिया करते थे सिमी के लोगों को हथियार वगैरह चलाने की। तो उस ग्राउंड पे इनको इंदौर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद में जब इनको पीतमपुर ले गए थे, पीतमपुर में जहाँ इनका ट्रेनिंग सेंटर बताया था, वहाँ पर पुलिस ने खोद के ने कुछ ये हथियार वगैरह बरामद किए। उस वक्त अखबारों में ये आया था कि जो ट्रेनिंग सेंटर बताया गया है उसकी जो सिचुएशन है, जिस जगह पे वो मौजूद है, ऐसी जगह पे ट्रेनिंग सेंटर हो ही नहीं सकता। अच्छा, साथ में अखबारों ने ये भी कहा था कि वहाँ पर जो मटेरियल निकला है वो ऐसा लगता था कि एक दिन पहले ही वहाँ खोद के गाड़ा गया है। तो ऐसा लगता है कि प्लांटेशन था पुलिस का, इनको उलझाने के लिए पहला एक दिन पहला वहाँ पे हथियार वगैरह गाड़ दिए गए थे और दूसरे दिन इनको पकड़ के ले जाके बरामद कर लिया। अब उसके बाद में जब इनको धार कोर्ट में पेश किया तो धार बार काउंसिल के लोगों ने अखबारों के अंदर ये कहा कि इन लोगों की पैरवी करने के लिए धार में हम किसी बाहर के वकील को नहीं आन देंगे और धार का भी कोई वकील इनकी पैरवी नहीं करेगा। ये अखबारों में आया था। इस बारे में मीडिया ने हमारे से बात करी तो हमने मीडिया से कहा कि किसी भी आदमी को उसका बचाव करने का अधिकार है, हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए अगर धार बार काउंसिल ने ऐसा फैसला लिया है तो गलत है। उन लोगों को उनके बचाव करने के लिए वकील मिलना चाहिए। अच्छा, जो मीडिया के लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको इंगेज करें तो क्या आप पैरवी करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा। मैं एज ए एडवोकेट मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर किसी भी केस में इंगेज किया जाता है तो मैं उसकी पैरवी करूँ। इंदिरा गांधी के हत्यारों की भी पैरवी हुई है, दूसरे बड़े बड़े लीडरों की हत्या हुई है, उसमें भी पैरवी हुई है। और अगर बाय द वे कोई वकील नहीं जाता है तो ये तो न्यायालय खुद उसको सरकारी वकील दिलाती है। बिना डिफेंस लायर के तो केस चल ही नहीं सकता। तो आप जब धार गए तो आप पर आप जैसे बता रहे थे कि जज के सामने हमला हुआ, पुलिस के सामने हमला हुआ, तो उस बारे में आप क्या फील करते हैं? तो ये इनकी पेशी थी उस दिन में, ये करीब 5वें महीने में 2008 में पेशी थी। उस दिन मैं उज्जैन से इनकी फैमिली के लोगों के साथ कार से गया था और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय जो धार के थे उनकी कोर्ट में इनका मामला था। जस्ट कोर्ट के दरवाजे पर ही मैं खड़ा हुआ था। उस वक्त मीडिया के कुछ लोग आए, मेरे से बात करने लगे कि आप अपना थोड़ा आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कोर्ट का मामला देख लूँ। इतने में बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी वगैरह के बहुत सारे लड़के आए और मेरे पे हमला कर दिया कि आप यहाँ पैरवी करने क्यों आए। पुलिस मेरे सामने ही खड़ी थी, मेरे पीछे ही, यानी यहाँ पर जो CJM साहब का न्यायालय उसकी कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा था, वहीं पर मेरे पे हमला करा। मेरे को लात घूंसों से काफ़ी मारा। जब ज़्यादा हमला हुआ तो मैं कोर्ट के अंदर चला गया। कोर्ट के अंदर भी लोग घुसे आए थे। मैंने मजिस्ट्रेट साहब से बतलाया, उनके साथ ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब उठ के ने चले गए। कुछ टाइम के बाद में जब मुलजिम आए तो मजिस्ट्रेट साहब आए थे। तो उस वक्त मैंने जब उनकी एप्लीकेशन वगैरह मूव की, उस वक्त भी ये कंडीशन रही कि वहाँ के जो लोकल वकील थे पीछे से लातों के जरिए मेरे पिंडली में, जांग वगैरह में ऐसे टक्कर मार रहे थे। तो मैंने उसकी भी शिकायत करी मजिस्ट्रेट साहब को, साहब ऐसे व्यवहार हो रहा है मेरे साथ। मजिस्ट्रेट साहब ने भी 2-3 बार उनको बोला, लेकिन प्रॉपर एक्शन नहीं लिया उन्होंने, जैसा एक कोर्ट को करना चाहिए। उसके बाद में पुलिस कस्टडी में मेरे को यहाँ उज्जैन लाके ने छोड़ दिया था।
उसके 2-3 महीने बाद ये क्या हुआ था कि इसमें धारा 153 खा में स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी लगती है मुकदमा चलाने के लिए, और मंजूरी आई नहीं थी, और नहीं आने की कंडीशन में बेल का पावर होता है मुलजिम को। तो उस ग्राउंड पे मैं बीच में चला गया था कोर्ट में धार, और मैंने जाके एप्लीकेशन दी कि था इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है, 2 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया है, इसलिए इनको वो बेल आउट किया जाए। उसी दिन वहाँ सरकारी वकील ने आके ने स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी फाइल कर दी, तो मेरी दरख्वास्त फेल हो गई। उसके बाद में मैं घर आने के लिए करीब 100 मीटर दूर आया था अदालत से, तो चार ही तरफ से कुछ लोगों ने फिर मेरे पे हमला कर दिया, और उस हमले के अंदर मेरे को इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी कि वहीं बेहोश होकर गिर गया था। काफ़ी भीड़ हो गई थी। उसके बाद में जैसे तैसे एक ऑटो के जरिए मैं कोतवाली गया, कोतवाली जाके मैंने रिपोर्ट करी, वहाँ से मेरे को अस्पताल ले गए। अस्पताल में भर्ती करने लगे तो पुलिस ने कहा कि अगर आप यहाँ भर्ती होगे तो आप पे फिर हमला हो जाएगा, इसलिए बेटर ये है कि आप भर्ती होने के बजाय उज्जैन में हो जाना और किसी ढंग से यहाँ से निकल लो। फिर पुलिस कस्टडी में मेरे को लाके ने उज्जैन छोड़ दिया। अच्छा, जब पुलिस कस्टडी में उज्जैन ला रहे थे तो धार से करीब 10-15 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता, वहाँ थाना था, वहाँ पे पुलिस ने जीप को रोका था करीब 1 घंटे। वहाँ से वायरलेस के जरिए, टेलीफोन, मोबाइल के जरिए ये स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरे अधिकारियों से बात करते रहे, और मेरे से ये बोला कि नूर साहब बोले कि आप इसमें ये लिख दो कि मैं किसी किस्म की शिकायत नहीं करना चाहता, राइटिंग में मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ, नहीं तो हम आपको यहाँ से छोड़ देंगे बाहर थाने के, और बाहर में भी यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के लोग हैं, वो तुम्हारे को निपटा देंगे। तो मेरे को इतना डराया धमकाया कि मेरे को मजबूरी पे वहाँ पे कोर्ट के अंदर ये लिख के देना, थाने के अंदर, कि मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ, मेरे को चोट नहीं लगी है, मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता। उसके बाद में उन्होंने लाके मेरे को उज्जैन में छोड़ा था। इस मामले में मैंने इंदौर में जो वरिष्ठ एडवोकेट्स थे उनसे बात करी। वही धार की कंडीशन तो ये है कि इनकी कोई पैरवी कर ही नहीं पाएगा, इसलिए हमने पिटीशन लगाई थी कि ये केस धार से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अनवर खान एडवोकेट को इंगेज किया था और मैं कंप्लेनेंट बना था, और करीब 1 साल तक वो मामला चला। तो ये तो जो आपको तकलीफें हुई जो राइट विंग फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से केस की पैरवी करने में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जुडिशरी का क्या रोल रहा? क्या जुडिशरी इक्वल रही इस केसेस को देखने में? नहीं, ये मामला जरूर है कि हम हिंदुस्तान के कानून की बात करते हैं, और हिंदुस्तान के कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये सिमी के नाम से जो लोग पकड़ाए जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं लगता कि इक्वलिटी है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट लोग ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे दबाव में या प्रेशर में रहते हैं, या उनकी व्यक्तिगत भावना ऐसी बन गई है कि इनके साथ वो न्याय नहीं कर पाते। देखिए, 153 खा का ऐसा मामला है कि जनरली अगर कोई पकड़ाता है तो हैंड टू हैंड जमानत हो जाती है। राज ठाकरे, बाल ठाकरे, दुनिया भर के नेता लोग कुछ भी बोला करते हैं और उनकी हैंड टू हैंड जमानत हो जाती है। लेकिन वही 153 खा के मामले में अगर सिमी का कार्यकर्ता पकड़ाता है आज, तो उसकी जमानत बरसों नहीं ले जाती। अभी मुनीर देशमुख वगैरह का मामला उज्जैन में चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, 153 खा के अंदर ही है। मुनीर को करीब 1.5 साल हो गए हैं। उसकी जमानत के लिए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक मैंने ट्राई करी, लेकिन मजिस्ट्रेट उसमें जहाँ तक है अवॉइड करना चाहते हैं कि उनको किसी किस्म का फैसला नहीं करना पड़े, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन लगती है कि मजिस्ट्रेट कहीं से या तो दबाव में है, या उनकी भावना ऐसी है कि इन लोगों को बिना अपराध के ही इतने टाइम रख लिया जाए कि इनकी सज़ा पूरी हो जाए, तो वो किसी किस्म की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। तो इन हालात में आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम नौजवान पकड़े गए उन्हें अभी इंसाफ मिल सकता है? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी एक मामला उन्नेल का है। उन्नेल में 4 नौजवानों को इसी तरह झूठे केस में पकड़ा था। ये 2008 में ही पकड़ा था उनको,
और ये उस वक्त भी मीडिया ने बतलाया था कि इनको एक ट्रेनिंग सेंटर बतलाया गया था खेत के अंदर। मीडिया ने सवाल उठाया कि जो खेत बतलाया गया उसके चारों तरफ सड़कें हैं, लोग आते जाते हैं, ऐसी जगह पे कोई ट्रेनिंग सेंटर कैसे चलाएगा। तो पुलिस ने वो ट्रेनिंग सेंटर बता के एक मस्जिद के पीछे छोटी सी गली है उसको ट्रेनिंग सेंटर बता दिया। और एक ये अपने एयरगन जब्त करके ने ये बतला दिया कि इसके जरिए ये टारगेट लेना सीखते थे, उन लोगों पे केस चला था। तो उस केस के अंदर ये कंडीशन रही कि सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए और किसी तरह से साबित नहीं हुआ कि इन लोगों का अपराध बनता है। उसके बावजूद कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा दी थी। और उसमें ट्रेजेडी ये हुई कि 5 साल की सजा में से 2.5 साल की सजा उन्होंने पूरी कर ली थी। और एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर पास करा था कि जिन लोगों ने 2.5 साल की सज़ा पूरी कर ली है और 5 साल की सज़ा जिनको हुई है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। उस सर्कुलर के तहत मध्य प्रदेश के जेलों में जो मुलजिम बंद थे 5 साल की सज़ा वाले या उससे थोड़ी कम सज़ा वाले और 2.5 साल पूरे हो गए थे, उन सबको छोड़ दिया था। उसी सिलसिले में ये सिम्मी के 4 कार्यकर्ता की 2.5 साल की सज़ा हुई थी, उनको भी छोड़ दिया था। लेकिन उस छोड़ने के ऊपर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, ये बजरंग दल वगैरह दूसरे इनके कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में इतना तगड़ा आंदोलन करा कि ये देशद्रोही है, इनको इस सर्कुलर का लाभ आपने कैसे दे दिया स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरा सर्कुलर पास करा कि ये जो सर्कुलर है सिमी के कार्यकर्ताओं पे लागू नहीं होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि छोड़ने के 3-4 दिन बाद ही उनको वापस अरेस्ट कर लिया गया और सज़ा काटने के लिए जेल में रख दिया गया। उस मामले में अपील भी की गई है, लेकिन अपील को भी पेंडिंग रख छोड़ा अभी तक। करीब उनकी सज़ा 4.5 साल, 5 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोर्ट ने उनकी अपील पे कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं की। इससे जाहिर है कि हाई कोर्ट का भी मकसद ये है कि इनकी 5 साल की सज़ा भुगता ली जाए, जमानत दे के इनको छोड़ा नहीं जाए। ये पोजीशन है। जहाँ तक उस सर्कुलर के खिलाफ भी पिटीशन लगाई गई है, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। तो पिटीशन सही है कि गलत है। तो हालात ये बन रहे हैं कि जिससे हम पूरी उम्मीद रखते हैं न्यायालय से, आज भी वो न्याय करने की कंडीशन में नहीं है। उनका मकसद जनरली ये होता है कि अगर ये अपने नाम से सिमी के नाम से अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है या मुस्लिम हो तो उसको इतना टाइट किया जाए कि वो हर तरह से परेशान हो जाए, उसको न्याय मिलना मुश्किल है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।